हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस। हमने टॉपिक किया था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स भी हमारे खर्चे और एक्सपेंस मीन्स भी हमारे खर्चे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर में भी ऑफ 3 टाइप्स: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट व्हाट इज एक्सपेंस? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं एक तरह से उसी को ही हम क्या कह देते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू में सेल, कि सेल जनरेट करने के लिए, सेल करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हम खर्च कर रहे हैं दैट इज एक्सपेंस। तो यही हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़ा था। तो ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एक्सपेंस बट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, उसकी कॉस्ट। अमाउंट पेड फॉर सैलरी, रेंट, सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ मेंबर्स को, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कह देते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट्स जो है यूज करते हैं तो डे बाय डे यूज करने से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए 10,000, तो आपको लगता है कि इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे तो हर साल इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो उस जो भी हमें लॉस हो रहा है उसको भी हम क्या कहेंगे? एज ए एक्सपेंस। तो मीन्स उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी एक तरह से जो है एक्सपेंस कहा जाएगा, कि जो भी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उन सभी की जो वैल्यू जितनी भी हर साल कम होती है हम उसे क्या कह देते हैं? डेप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इनकम। व्हाट इज इनकम? यहां पर मैंने 3 टर्म्स ली हैं, इनकम, प्रॉफिट और गेन। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर इन तीनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज इनकम? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम आप किसको कहेंगे? कि अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाती है इनकम। रेवेन्यू मीन्स सेल, या हम यूं कह सकते हैं रेवेन्यू मीन्स जितनी भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। एक्सपेंसेस मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी? इनकम। तो रेवेन्यू एक तरह से हम सेल ऑफ गुड्स को कंसिडर करते हैं कि जितनी भी हमारी गुड्स हम सेल कर रहे हैं दैट इज रेवेन्यू, और जो भी हमारे जो है उससे रिलेटेड एक्सपेंस है हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने गुड्स परचेज की ₹4 लाख और सेल कर दिया मैंने उसको ₹5 लाख में, तो 1 लाख क्या होगी मेरे लिए? इनकम। ठीक है, कि जितने में हमने उसको सेल किया उसमें से अगर हम उसकी कॉस्ट माइनस कर दें, एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाती है इनकम। इनकम इज रिलेटेड टू ओनली इंडिविजुअल आइटम, लेकिन अगर हम इसको होल ऑफ द ईयर के लिए लें तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स अगर हम किसी इंडिविजुअल आइटम को लेते हैं, एक ही आइटम को ले रहे हैं, और अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं दैट इज इनकम। लेकिन अगर हम
होल ऑफ द आइटम्स ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट. इट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस. और प्रॉफिट होगा तो हमारी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी. तो मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट टर्म इज गेन. इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट or profit resulting from events and transaction which are incidental to business. कि ऐसी एक्टिविटी से हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और इंसिडेंटली जो है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे गेन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि मान लो हमने कोई भी फिक्स एसेट सेल कर दी, 4 लाख की एसेट थी हमारे पास, 4 लाख की मान लो बिल्डिंग, हमने क्या किया उसको 6 लाख में सेल कर दिया. तो कोई भी फिक्स एसेट सेल करने से 2 लाख जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम क्या कहेंगे, गेन. क्योंकि फिक्स एसेट्स को सेल करना बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, वो हमारा बिजनेस नहीं है. इसी तरीके से विनिंग लॉटरी प्राइस, आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी निकल आई, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, गेन. विनिंग कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस जीत गए और अब आपको लायबिलिटी पे नहीं करनी, दैट इज ऑल्सो गेन. मीन्स इट इज द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. क्लियर. नेक्स्ट टर्म इज लॉस. लॉस सिंपल सी बात कि जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी तब हमें बिजनेस के अंदर क्या होगा, लॉस. तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड. यहाँ पर हम अकाउंटिंग पीरियड वर्ड यूज कर रहे हैं मीन्स क्योंकि आप देखेंगे कि बिजनेस के अंदर नॉर्मली 1 ईयर जो है टाइम पीरियड अकाउंटिंग पीरियड की तरह लिया जाता है और 1 ईयर के बाद जो है सभी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. तो नॉर्मली 1 ईयर ही हमारा जो है अकाउंटिंग पीरियड होता है. तो जो भी हम एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं या जो भी इनकम्स कंसिडर करते हैं वो 1 साल को लेकर करते हैं. तो यहां पर भी लॉस क्या होगा, जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होंगे ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, देन इट इज लॉस. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक या इन्वेंट्री. स्टॉक एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुड्स, क्योंकि जो भी गुड्स हम सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो उसी को स्टॉक भी कहा जाता है. स्टॉक कहें या इन्वेंट्री, दोनों टर्म्स लगभग सेम हैं. सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि हम कई बार उसको स्टॉक कह देते हैं या इन्वेंट्री कह देते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक का मीनिंग क्या है. द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, कि जो हम दोबारा सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं मीन्स गुड्स, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कि जो भी हमने गुड्स परचेज की वो तो हमारे लिए परचेजेस हैं, लेकिन जो एंड में अनसोल्ड रह जाती हैं दैट इज स्टॉक. अब स्टॉक में भी ऑफ 2 टाइप्स, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक. कब हम उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, कब हम उसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे. ओपनिंग स्टॉक अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि अगर ईयर के स्टार्टिंग में कोई भी गुड्स हमारे पास अनसोल्ड हैं तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी. क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, कि जो भी ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो गुड्स अनसोल्ड होंगी वो हमारे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगी. और जो भी 1 साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री. देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल मार्च 31 को जब बिजनेसमैन क्लोजिंग करता है तो उसके पास 50,000 गुड्स जो हैं अनसोल्ड हैं इन द ईयर 2019. अब आप देखें मार्च 31 को क्लोजिंग कर दी और 50,000 गुड्स अनसोल्ड रह गई, तो ये उनके लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक.
अब जब हम नेक्स्ट ईयर में बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये हमारी गुड्स अनसोल्ड है, तो जितने भी ईयर के एंड में जितने भी बैलेंसेस होते हैं हम उनको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम इसको 1 अप्रैल 2019, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा, अप्रैल 2019 से मार्च 31, 2020, ठीक है। तो 1 अप्रैल को यही स्टॉक जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 गुड्स जो हैं अनसोल्ड है। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। स्टॉक एंड इन्वेंट्री मे बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। किस किस तरह की हो सकती है, आप देखते हैं कि किसी का ट्रेडिंग का बिजनेस है या किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मेनली जो इन्वेंट्री वर्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, और आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, या गुड्स, फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर कुछ तो हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग से काउंट किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग में चल रहा है वर्क, उसका स्टॉक अलग से काउंट किया जाता है, और फिनिश गुड्स का अलग से। तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री वर्ड जो है नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम स्टॉक वर्ड यूज कर लेते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम इन्वेंट्री वर्ड यूज कर लेते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक, सब चीजें आ जाती हैं, बट स्टॉक इंक्लूड्स फिनिश गुड्स। नॉर्मली यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, इट इज शोन इन बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट्स। ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर हम स्टॉक को दिखाते हैं एज करंट एसेट्स, क्योंकि जितना भी अनसोल्ड स्टॉक होता है, स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट्स होती है, और एसेट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। जो भी हमारे पास स्टॉक होता है हम उसकी वैल्यूएशन मीन्स बैलेंस शीट के अंदर जब हम उसको दिखाएंगे तो उसकी कौन सी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, जो दोनों में से कम हो। इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, मान लो आपने कोई भी गुड्स, आप देखते हैं मार्केट के अंदर जब जो है स्टॉक टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है तो उन गुड्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। आपने मान लो स्टॉक खरीदा 5,000 का, और आउट ऑफ फैशन हो गई गुड्स, ठीक है। मान लो गारमेंट्स का बिजनेस है, 5,000 के गारमेंट्स जो हैं आउट ऑफ फैशन हो गए। अब जो शॉपकीपर है वो उसको 4,000 में सेल करने के लिए रेडी है। 4,000 से ज्यादा वो किसी कस्टमर से रिसीव नहीं कर सकता, मीन्स उसकी जो मार्केट वैल्यू है अब वो 4,000 है। अब परचेज तो किया 5,000 में, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 4,000 से ज्यादा हम उसको सेल भी नहीं कर सकते, तो दोनों में से जो कम है उसको कंसिडर किया जाएगा, मीन्स 4,000 को कंसिडर किया जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग और विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मे बी ऑफ 2 types, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग मीन्स unsold stock at the beginning of the year, closing unsold at the end of the year. Inventory or the stock may be of following types: inventory of raw material, work in progress, finished goods. And stock is shown in the balance sheet as current asset, and it is valued at cost price and realizable value, whichever is less. Okay, have a nice day.